नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप का फेक न्यूज मीडिया पर हमला, बोले ईरान हार चुका है। अमेरिका रूसी तेल खरीदने की कई देशों से गुहार लगा रहा। ईरान, पूर्वी एशिया में भी तनाव, उत्तर कोरिया ने दागी 10 मिसाइलें। ईरान के खर्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। ट्रंप, ईरान की यूएई में अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर हमले की धमकी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूसी तेल को लेकर अमेरिका के रुख की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि अमेरिका भारत समेत दुनिया के कई देशों से रूसी तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है। अराक्ची की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अस्थायी रूप से इन प्रतिबंधों में ढील दी है, ताकि भारत जैसे देश समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल खरीद सकें। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब्बास अराक्ची ने लिखा कि अमेरिका महीनों तक भारत पर रूसी तेल आयात रोकने का दबाव डालता रहा, लेकिन ईरान के साथ सिर्फ 2 हफ्ते के संघर्ष के बाद व्हाइट हाउस अब भारत समेत दुनिया के कई देशों से रूसी तेल खरीदने की अपील कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूरोप ने ईरान के खिलाफ गैर कानूनी युद्ध का समर्थन इस उम्मीद में किया कि इससे रूस के खिलाफ उसे अमेरिका का साथ मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फेक न्यूज मीडिया अमेरिका की सेना की ईरान के खिलाफ कार्रवाई को सही तरीके से नहीं दिखा रहा। ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि फेक न्यूज मीडिया यह बताने से कतराता है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ कितना अच्छा प्रदर्शन किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान पूरी तरह हार चुका है और समझौता करना चाहता है, लेकिन ऐसा समझौता मुझे अभी मंजूर नहीं है। उत्तर कोरिया ने शनिवार को पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक ये मिसाइलें राजधानी प्योंगयांग के पास स्थित सुनान इलाके से दागी गईं और करीब 340 से 350 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद समुद्र में गिर गईं। इनका रुख जापान के समुद्री क्षेत्र की ओर था। हालांकि जापान ने कहा कि मिसाइलें उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर गिरी और किसी नुकसान की खबर नहीं है। यह लॉन्च ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिन्हें उत्तर कोरिया खुद पर आक्रमण की तैयारी बताता है। बता दें कि उत्तर कोरिया पहले से ही संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, फिर भी वह अपने हथियार कार्यक्रम को जारी रखे हुए है। वहीं किम जोंग उन ने रूस के साथ सैन्य सहयोग भी बढ़ाया है और यूक्रेन युद्ध में मॉस्को को सैनिक और हथियार भेजे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और चेतावनी दी कि वहां मौजूद तेल से जुड़े बुनियादी ढांचे पर अगला हमला हो सकता है। फारस की खाड़ी में स्थित यह छोटा सा द्वीप वह मुख्य टर्मिनल है जहां से ईरान अपने तेल का निर्यात करता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए इस कार्रवाई की घोषणा की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने मध्य पूर्व के इतिहास में अब तक के सबसे जबरदस्त हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया और ईरान के ताज के नगीने कहे जाने वाले खर्ग द्वीप पर मौजूद हर एक सैन्य ठिकाने को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी द्वीपों पर हमला किए जाने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के हित, जिनमें बंदरगाह, डॉक और सैन्य ठिकाने शामिल हैं, वैध निशाने पर हैं। यह जानकारी ईरानी सरकारी मीडिया ने दी। अपने बयान में IRGC ने यूएई के निवासियों से अपील की कि वे आम नागरिकों की जान माल के नुकसान से बचने के लिए बंदरगाहों, डॉक और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को खाली कर दें। अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई और 9 अन्य वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की जानकारी देने वाले को $10 मिलियन यानी करीब 83 करोड़ रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की है। यह घोषणा अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत की गई। अमेरिका का आरोप है कि ये अधिकारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC से जुड़े हैं, जिसे 2019 में अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इनाम की लिस्ट में अली अस्कर हिजाजी, मेजर जनरल यहया रहीम सफावी, ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिसानी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब जैसे नाम शामिल हैं। सोनम वांगचुक की NS से हिरासत मोदी सरकार ने रद्द की। कहा, सार्थक संवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाया ये कदम। केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर
सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत जारी हिरासत को वापस लेने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख में शांति, स्थिरता और सभी हितधारकों के साथ सार्थक संवाद को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया। सोनम वांगचुक को सितंबर 2025 में लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिया गया था। उस दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। हिरासत के बाद उन्हें राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया और वे करीब 5 महीने तक वहां रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमू ने उनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। रिहाई से 2 दिन पहले वांगचुक ने कहा था कि वे आंदोलन से पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन आगे की लड़ाई संवाद और एकता के साथ जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को झटका, नमाजियों की संख्या सीमित करने का आदेश रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है और इसके नाम पर धार्मिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। दरअसल प्रशासन ने रमजान के दौरान गाटा नंबर 291 स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 20 तक सीमित कर दी थी, जिसके खिलाफ मुनीसिर खान ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अगर अधिकारी कानून व्यवस्था संभालने में असमर्थ हैं, तो एसपी और जिला कलेक्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए या ट्रांसफर मांग लेना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पूजा स्थल निजी संपत्ति है तो वहां इबादत के लिए राज्य की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यह फैसला संभल में पहले हुए शाही जामा मस्जिद विवाद और हाल के सांप्रदायिक तनाव के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी के आरोप पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जवाब। राहुल ने इंटरव्यू प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस आरोप को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के जरिए छात्रों को बाहर किया जाता है। यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि ज्यादातर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन मुख्य रूप से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर होता है और इंटरव्यू सामान्य एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि अगर राहुल गांधी भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो हाल के वर्षों में सभी श्रेणियों में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है और इससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित होता है। दरअसल राहुल गांधी ने लखनऊ में कांशीराम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के दौरान छात्रों से उनकी जाति पूछी जाती है और इसी आधार पर उन्हें फेल कर दिया जाता है। उन्होंने इस दौरान आरएसएस पर भी पिछड़े वर्गों के कम प्रतिनिधित्व का आरोप लगाया था। असम से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस देश में दहशत फैलाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को असम के सिलचर में 23,550 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर लोगों में डर और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया कई संघर्षों का सामना कर रही है, तब केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि उसका असर देश के लोगों पर कम पड़े, लेकिन कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना तरीके से दहशत फैलाने में लगी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक पूर्वोत्तर के विकास को नजरअंदाज किया और पराग घाटी को समुद्र तक पहुंचने से वंचित कर दिया। बता दें कि इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।